आज इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी बाल गृह से बच्चे क्यों लापता हो रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको बताएंगे और उसके मायने समझाएंगे, बंगाल के चर्चित हत्याकांड का बिहार कनेक्शन समझिए। तीसरी बड़ी खबर जो हम आपको समझाएंगे वो होगी वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी की अपील को समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देशवासियों से अपील की है। और चौथी खबर आपको बताएंगे, जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार आखिर क्यों किया गया। शुरुआत सबसे पहले मुजफ्फरपुर से कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हैं। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है। मुशहरी थाना पुलिस सहित कई थाने की टीम जांच में जुटी हुई है। एसडीएम और डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर बाल गृह से बच्चे बार बार क्यों भाग जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखिए। बिल्डिंग की चारदीवारी को देखिए और देखिए लोहे के इस मजबूत गेट को। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के नरौली वृहद आश्रय स्थल की है। 2 साल पहले इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया था, खासकर बाल गृह में रहने वाले बच्चों की सुविधा का ध्यान रखते हुए। लेकिन इस नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हैं। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है। कुछ मिला हुआ है सुराग, उस पर हम लोग देख रहे हैं बच्चे कहाँ गए हैं, हम लोग पता लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बच्चों के लापता होने की सूचना मिली, मुशहरी थाना के साथ एसडीएम डीएसपी पूर्वी 2 मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसडीएम ने माना कि सुरक्षा को लेकर कई खामियां हैं, जिसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कुछ खामियां पाई गई हैं, जो भी खामियां हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस बाल गृह में कुल 46 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 10 बच्चे बीती रात से लापता हैं। हॉस्टल की तरह बाल गृह जो है यहाँ पर संचालित की जाती है। कई वार्डन रहते हैं, सुरक्षा के लिए कई जो है सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, गार्ड रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है उस भवन से 10 बच्चों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की कड़वी यादें आज भी लोगों की जेहन में है, जिसने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब बाल गृह से बच्चों का गायब होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या बाल गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? सुरक्षा के इंतजाम थे तो फिर बच्चे गायब कैसे हुए? क्या सभी बच्चे एक साथ गायब हुए? क्या कोई बच्चों को भगाकर ले गया? और लापरवाही पर आखिर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो मुजफ्फरपुर बाल गृह से एक साथ 10 बच्चे के लापता हो जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। मुजफ्फरपुर के नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हो गए और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार बिहार के बाल सुधार गृह से बच्चे भागते रहे हैं। कब कब बच्चे भागे हैं ये पूरी लिस्ट आपको बताते हैं। देखिए, 21 नवंबर 2004 से शुरुआत करते हैं। दरभंगा में बाल सुधार गृह से 2 बच्चे लापता हो गए। इसके बाद अगस्त 2016 की तारीख, जब दरभंगा बाल सुधार गृह से 8 बच्चे, ये बच्चे 2 बार में लापता हुए। पहले 3 फिर 5 बच्चे लापता हो गए। उसके बाद साल 2017 में भागलपुर बाल गृह से भी 9 बच्चे लापता हो गए, जिसमें 6 बच्चे बरामद कर लिए गए, 3 लापता हैं। इसके पहले 2012 में भी भागलपुर बाल गृह से 6 बच्चे लापता हुए थे। अप्रैल 2019 की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2019 में मोतिहारी में बाल गृह से 6 बच्चे लापता हो गए थे। देर शाम फिर सभी बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया था। इसके बाद जुलाई 2021 की बात कर लेते हैं। खगड़िया बाल सुधार गृह से 3 बच्चे लापता हो गए थे। फिर दिसंबर 2024 की तारीख, सासाराम रोहतास से बाल सुधार गृह से 8 बच्चे लापता हो गए। 6 घंटे में सभी बच्चे को बरामद कर लिया गया। अगस्त 2025 में जहानाबाद बाल सुधार गृह से 24 बच्चे लापता हुए, 16 बरामद किए गए, 8 लापता हैं। नवंबर 2025 में दरभंगा बाल सुधार गृह से 12 बच्चे लापता हुए, 5 बरामद किए गए, 7 लापता ही हैं।
अगस्त 2025 में कटिहार बृहद आश्रय गृह 5 बच्चे लापता हो गए। अब आप खबर तो समझिए, बाल सुधार गृह से क्यों भागते हैं बच्चे? तो इसके पीछे की वजह है कि सुविधाओं की बहुत ही कमी होती है। दूसरी बड़ी वजह बताई जाती है आंतरिक समस्याएं, और तीसरी बड़ी वजह बताई जाती है सुरक्षा लापरवाही। यानी कि सुरक्षा में तैनात वहां पर सुरक्षाकर्मी होते तो ही हैं, लेकिन वो इतने लापरवाह होते हैं कि उनका ध्यान इस पर जाता ही नहीं है। चौथी वजह बताई जाती है कर्मचारियों की लापरवाही, और पांचवी वजह बताई जाती है बंदी जैसा वातावरण बनाकर रखना, और छठी वजह गुटबाजी का भी असर हो सकता है। अब आप सुलगते सवालों के जरिए खबर को समझिए। बाल सुधार गृह से बार बार क्यों भागते हैं बच्चे? सवाल नंबर 2, बाल गृह में सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? सवाल नंबर 3, सुरक्षा के अगर इंतजाम थे तो फिर कैसे भागे ये बच्चे? सवाल नंबर 4, पिछली घटनाओं से आखिर क्यों नहीं सबक ली जाती है? सवाल नंबर 5, क्या कोई बच्चों को भगा कर ले गया है? सवाल नंबर 6, क्या सभी बच्चे एक साथ गायब हुए हैं? सवाल नंबर 7, लापरवाही पर क्या कोई कार्रवाई होगी? इसका जवाब दे कोई होगा, किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी या फिर किसी पर कार्रवाई होगी? ये बड़े सवाल हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। सीएम शुवेंदु के पीए हत्याकांड मामले में बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बक्सर से 2, यूपी से 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भारी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए ले जाते इन 3 लोगों को देख लीजिए। ये कोई आम बदमाश नहीं है, बल्कि इनके ऊपर आरोप है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का। 6 मई की रात पूरा देश तब सन्न रह गया जब चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हुई इस हत्याकांड ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए और पूरे देश की पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। आखिरकार बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य की गिरफ्तारी हुई, जबकि यूपी के बलिया से राज सिंह पकड़ा गया। जो है बंगाल पुलिस की तरफ से जो गई सूचना के आधार पे जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है बक्सर से की गई है, और आगे की जो है कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोगों ने जारी कर दी है और उन लोगों को जो हैंडओवर कर दिया गया। इन तीनों की गिरफ्तारी टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट से मिली लीड से हुई। तीनों शार्प शूटर की पश्चिम बंगाल के बरासात जिला अदालत में पेशी हुई। कोर्ट ने इन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब इन 13 दिनों की पूछताछ में पुलिस हत्या की वजह और उससे जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी कि आखिर क्यों चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का बिहार कनेक्शन क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, 6 मई को बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई थी। बाइक सवार बदमाश पहुंचे थे, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का बिहार से क्या कनेक्शन है, ये आपको बताते हैं। तो पुलिस की टीम ने जब जांच पड़ताल की, छापेमारी की, तो बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें आपको बता दें तीनों में से मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य की जो गिरफ्तारी है वो बिहार के बक्सर से हुई है, जबकि यूपी के अयोध्या से राज सिंह की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में 3 आरोपी फिर कोर्ट में पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने 13 दिन की पुलिस कस्टडी में तीनों आरोपी को भेज दिया है। अब आपको बताते हैं कैसे पकड़े गए आरोपी, पुलिस को कैसे इसका सुराग मिला। तो टोल प्लाजा पर पेमेंट से पुलिस को सुराग मिला और फिर यूपीआई पेमेंट की लीड से ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं।
अब क्योंकि पुलिस की कस्टडी में ये तीनों आरोपी कोर्ट ने भेज दिए हैं, तो अब जांच पड़ताल के बाद कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच देशवासियों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के साथ ही कई सुझाव आम जनता को दिए हैं। अब इस पर सियासत गर्म हो चली है। कांग्रेस ने इसे सरकार की नाकामी बताया है, तो बीजेपी और जेडीयू के नेता पीएम की अपील का समर्थन करते हुए इसे समय की मांग बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संकट के बीच देश की जनता को कुछ सुझाव दिए हैं जो बेहद अहम हैं। पीएम के इस सुझाव पर सियासत तेज है। पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पीएम के बयान को सरकार की नाकामी बताया। फिर कांग्रेस नेता और बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता का ख्याल रखना पीएम का दायित्व है, ऐसी बातें ठीक नहीं। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। कांग्रेस की प्रतिक्रिया का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज से दिया। भारत में पुकार हुआ है देश के लिए, लोग जान भी दिए हैं, दान भी दिए हैं, और ये प्रधानमंत्री ने अगर कहा है, कोई गलत नहीं कहा है कि हमारे पास तेल की खपत जितना है उससे 30% भी हम पैदा करते हैं, गैस नहीं है। जाहिर तौर पर पीएम का सुझाव केवल वैश्विक संकट से जुड़े मुद्दों को लेकर है। हालांकि विपक्ष इसे सियासी चश्मे से देख रहा है, जिस पर राजनीति गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गुजरात से बड़ी खबर है। वडोदरा से पीएम मोदी ने फिर से अपील की है। 24 घंटे में दूसरी बार देशवासियों से पीएम मोदी ने अपील की। वैश्विक संकट के समय हमें संकल्प लेने होंगे। पीएम ने कहा कि इस युद्ध का भारत पर बड़ा असर हो रहा है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा प्रयोग करें। युद्ध के प्रभाव से बचाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने का रास्ता अपनाना है। हमें स्वदेशी पर बल देना है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार देशवासियों से ये अपील की है। तो ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि पीएम मोदी के इस संबोधन का, इस अपील का मतलब क्या है। देखिए, वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी की अपील को अब आपको समझाते हैं। इस सवाल का जवाब समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीएम ने अपील क्या की है। तो जल्दी से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संकट के बीच लोगों से अपील की कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। शहर में अगर मेट्रो है तो मेट्रो का अधिक उपयोग करें। वर्क फ्रॉम होम को फिर से बढ़ावा दिया जाए। ऑनलाइन मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनाएं। विदेश यात्रा को 1 साल के लिए आप टाल दें। साल भर सोना खरीदने से बचें और खाने का तेल कम इस्तेमाल करें। अब आप खबर तो समझिए।
वैश्विक संकट के बीच पीएम ने यह अपील क्यों की? तो विदेशी मुद्रा की इससे बचत होगी और वैश्विक संकट का असर भारत पर कम होगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो समझिए। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करने की सलाह क्यों? तो आपको बता दें कि भारत जरूरत का 70% तेल आयात करता है, बाहर से मंगाता है, जबकि पिछले 2 महीने से युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल 50% महंगा हो गया है। अब आप समझिए कि जरूरत का तेल आयात करने पर कितना खर्च होता है। तो आपको बता दें 2024-25 में 11.66 लाख करोड़ खर्च हुए थे, जबकि 2025-26 के बीच में 10.35 लाख करोड़ खर्च हुए थे। तेल संकट का भारत पर क्या असर है ये भी समझिए। तो तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। प्रति महीने की अगर बात करें तो 30,000 करोड़ का घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। तेल कंपनियों का प्रतिदिन का नुकसान अगर आकलन किया जाए तो करीब 700 से 1,000 करोड़ है। और तो और तेल भंडार में गिरावट आई है जो पिछले 10 सालों के न्यूनतम स्तर के करीब है। अब बात सोने की कर लेते हैं। आखिर सोना की बात क्यों हो रही है वो समझ लीजिए। तो सोना के खरीद मामले में भारत कहां है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो आपको बता दें कि सोना खरीद के मामले में भारत में चीन जो है वो 28% खरीदता है, जबकि भारत 26%। ये जो आपको हम आंकड़ा बता रहे हैं इसका सोर्स है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC के आंकड़ों के मुताबिक। सोना खरीदने के मामले में भारत कहां है, यानी ग्लोबल डिमांड में भारत की 26% हिस्सेदारी है और भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। सोना खरीदने के मामले में भारत का खर्च कितना आता है ये आप जानिए। 2023 से 24 के आंकड़ों की बात करें तो 4.89 लाख करोड़ था। 2025 और 26 में ये बढ़कर 6.40 लाख करोड़ हो गया है। ये भी आंकड़े हम आपको WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए, सोना खरीदने पर भारत कितना खर्च करता है। देखिए 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने फर्टिलाइजर खरीदने पर भी संयम बरतने की अपील की है। और अब आपको बताते हैं कि फर्टिलाइजर खरीदने में भारत के खर्च कितने होते हैं। 2026 में 1.50 लाख करोड़ की खरीद, जो कि 2025 की तुलना में 76% ज्यादा है। और सबसे ज्यादा ये कतर से हमारा देश आयात करता है। विदेश यात्रा पर भारतीयों का कितना खर्च होता है अब आप ये समझ लीजिए, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा है कि विदेश यात्रा भी अभी आप मत कीजिए। 2023-24 के आंकड़े आपको बताएं 2.72 लाख करोड़, 2.72 लाख करोड़ और 2025-26 में यह बढ़कर हो गया है 3.65 लाख करोड़। तो विदेश से आयात कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट का दबाव कम होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हर एक नागरिक से सहयोग की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन सभी को देशभक्ति दिखाने का मौका आ गया है। बढ़ते आगे, एक तरफ हम 21वीं सदी के आधुनिक भारत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर से आई एक तस्वीर हमारी सोच पर कालीख पोत देती है। एक बेटी ने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना तो समाज ने उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। पिता ने समाज में लौटने के लिए अपनी जीवित बेटी का दाह संस्कार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। उस बेटी का गुनाह बस इतना था कि उसने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना। उसने संविधान के दिए अधिकारों का इस्तेमाल किया, लेकिन समाज के ठेकेदारों को कानून की किताब से ज्यादा अपनी जाति का अहंकार प्यारा था। मामला अंतरजातीय प्रेम विवाह का है। युवती के इस फैसले से समाज के ठेकेदारों को मिर्ची लग गई। जाति के नाम पर उसके परिवार को तुगलकी फरमान सुना दिया। युवती के माँ बाप का, घर का, परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और शर्त रखी गई कि अगर समाज में वापस आना है तो बेटी को जीते जी मारना होगा। ऐसे युवक युवतियां जो अंतरजातीय शादी के तरफ अग्रसर हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह का कदम नहीं उठाएं
अपने परिवार का इज्जत तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ वो समाज का इज्जत ले रहे हैं, सामाजिक बंधन को तोड़ रहे हैं, आने वाले नस्ल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। विडंबना देखिए, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही समाज के डर से अपनी बेटी का पुतला फूंकने को मजबूर हो गया। बाप ने अपनी जीवित बेटी को कागजों पर नहीं, भावनाओं में मार डाला। संविधान हमें नागरिक बनाता है, लेकिन जातिवाद हमें फिर से कबीलों में बांट देता है। और इस घटना ने फिर से साबित कर दिया है कि हम चांद पर भले पहुंच जाएं, लेकिन हमारी सोच आज भी संकीर्ण गलियों में दम तोड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।